हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है सेमेस्टर 1 का एमडीसी कोर्स, उसका जो हमारा मैथ्स का पेपर है इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स, इसका जो अब हमारा दिसंबर 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसका जो पेपर है उस पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन हम करेंगे इस पेपर का। और आपने देखा होगा सबने पेपर, बिल्कुल इजी पेपर आया था, तो उसका सॉल्यूशन आपको करवाया जा रहा है ताकि आप इस सॉल्यूशन को देखें और आप चेक करें कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। और आई होप कि सबके जो बच्चे पढ़े हैं अच्छे से उनके 50 में से मिनिमम 40 मार्क्स तो इजीली आएंगे, क्योंकि जो पैटर्न है बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस में थोड़ी सी ट्रिक है, उसको आप देखेंगे कैसे क्या है और आप सॉल्व कर सकते हैं। और आप चेक करें कि आपके कितने नंबर हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपके कितने नंबर्स आएंगे, आपका स्कोर क्या आएगा आउट ऑफ 50। बिल्कुल इजी पेपर है, स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन आया था यूनिट 1 में, क्या था? व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी असाइंड टू स्टार। स्टार दे दिया, यहाँ एक नंबर है 197 स्टार 5462 इज डिविजिबल बाई 9। मतलब यहाँ ये जो स्टार है, इस स्टार के प्लेस पर मैं 0 लिखूं, 1 लिखूं, 2 लिखूं, लेकिन साथ में वो मिनिमम होनी चाहिए वैल्यू कि ये जो कंप्लीट नंबर है ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल बाई 9 हो। और आपको पता है कि अगर कोई नंबर डिविजिबल बाई 9 है तो हमें उसको डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, उसकी डिजिट्स का सम फाइंड आउट करते हैं। अगर उन सभी डिजिट्स का सम डिविजिबल बाई 9 है तो गिवन जो नंबर है, चाहे वो 10 डिजिट हो, 50 डिजिट्स नंबर हो, वो नंबर भी क्या होता है, डिविजिबल बाई 9। तो हम इसको डिजिट सम की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। दैट इज, क्या कर सकते हैं इस नंबर में, 1 प्लस 9 प्लस 7 प्लस स्टार भी कह सकते हो आप इसको, एक्स भी कह सकते हैं, एज योर विश, प्लस क्या है 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2। ये जो नंबर है, ये नंबर मेरा क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 9। मतलब सम 9 आ जाए, 18 आ जाए, 27 आ जाए, मल्टीपल ऑफ 9। तो आप देख रहे हो 1 प्लस 9 10 प्लस 7 17 प्लस 5 22 प्लस 10 32 प्लस 2 34। यानी ये नंबर मेरे पास क्या है, 34 प्लस स्टार। अब ये देखो, आप इस स्टार जो है, इस स्टार की वैल्यू में क्या पुट करूं कि ये जो नंबर है वो डिविजिबल बाई 9 हो या मल्टीपल बाई ऑफ 9 हो। मल्टीपल ऑफ 9 कहें या डिविजिबल ऑफ बाई 9, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो आप जानते हैं कि ये जो स्टार है, इस स्टार की वैल्यू, ये नहीं कि 0 पुट करके देखें, 1 पुट करके देखें, हमें पता है कि अगर मैं इस स्टार की जो वैल्यू है, अगर मैं 2 पुट करता हूं तो 34 प्लस 2 यानी 36 हो जाएगा, इज मल्टीपल ऑफ 9 भी कह सकते हैं या इज डिविजिबल बाई 9 भी कह सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो यहां मेरे पास स्टार गिवन है, अगर इस स्टार के प्लेस पर मैं 2 लिख दूं तो मेरा आंसर जो है वो 2 आ जाएगा, कि यानी 1972546 ये जो नंबर होगा इज डिविजिबल बाई 9। तो आंसर जो है मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्या है, स्टार की वैल्यू पुट करो, 6 और 6.5 नंबर का क्वेश्चन, इजीली आप 6 नंबर ले सकते हो, 6.5 भी हो, एक पार्ट 6 नंबर का, एक पार्ट 6.5 नंबर का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी में जो सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, बी पार्ट, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 528। टू नंबर्स का सम 528 गिवन है एंड देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया। पहला क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल का था, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। टू नंबर्स का एचसीएफ गिवन है और उनका सम गिवन है, देन फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर्स सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन। वो नंबर्स कौन कौन से होंगे जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो सिंपल है, अगर आपको एचसीएफ पता है 33, तो हम नंबर क्या कहते हैं हमेशा कि जो नंबर होंगे वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका मतलब वो जो नंबर होंगे वो इस 33 के मल्टीपल्स होंगे। यानी जो लेट द नंबर, हम क्या कहेंगे, एक 33A और एक 33B, 33A और 33B नंबर होंगे, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 33। और लेकिन 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 साथ में ध्यान रखेंगे कि ये जो A और B हैं इनके बारे में हम कहते हैं कि A और B जो है वो
को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि ऐसे नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। अगर दोनों का कॉमन फैक्टर 2 आ जाएगा तो वो भी तो एचसीएफ का पार्ट हो जाएगा। तो अगर एचसीएफ 33 है तो नंबर 33A एंड 33B कहेंगे, लेकिन ध्यान रहे ए और बी को क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर्स। तो इसका मतलब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है कि सम ऑफ टू नंबर इज 528। क्या लिखेंगे, सम ऑफ टू नंबर इज 528, दैट इज 33A प्लस 33B इज इक्वल टू 528। और 33 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, और 33 से कैंसिल करोगे तो a प्लस बी डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 33, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 528 को 33 से डिवाइड करोगे तो आई थिंक ये 16 आ जाएगा, डिवाइड कर सकते हो, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 16। अब ए और बी की वैल्यू पुट करनी है, ए प्लस बी 16। तो आप देखते हो कि अगर मैं ए और बी की वैल्यूज कहता हूं तो देखो, मैंने ए की वैल्यू अगर 1 कहता हूं तो बी की वैल्यू 15 हो जाएगी, ए की वैल्यू मैं 2 कहता हूं तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। लेकिन ध्यान रहे, ऐसे तो सी की वैल्यू 3 और 13, 4 और 12 एंड सो ऑन होंगे, लेकिन ध्यान रहे हमने कहा है ए और बी को प्राइम नंबर है, मतलब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। लेकिन अगर मैं 2 और 14 की पॉसिबिलिटी कह दूंगा, 2 और 14 की पॉसिबिलिटी, तो 2 और 14 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 हो जाता है, तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी। हाँ, 1 और 15 हो सकती है, 1 और 15 हो सकती है, क्योंकि 1 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। 3 और 13 हो सकती है, लेकिन 4 और 12 नहीं होगी, क्योंकि 4 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 हो जाएगा। तो इसलिए जो ये a प्लस बी इजिकल टू 16 है और a और b इन आर प्राइम, तो जो a और b हैं इनकी जो पॉसिबिलिटीज होंगी वो क्या होगी, 1 और 15। भाई ऐसे दो नंबर जिनका सम 16 आएगा, 1 और 15 हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है, 3 और 13। थर्ड क्या हो सकती है, 5 एंड 11। और फोर्थ क्या हो सकती है, 6 और 12, 6 और 10 कहेंगे तो नहीं हो सकता, 7 और 9। केवल ये 4 पॉसिबिलिटीज होंगी ए और बी की। तो जो नंबर्स होंगे, नंबर्स नंबर्स वो क्या हो सकते हैं, क्या कहा था हमने, 33A एंड 33B। इसका मतलब नंबर्स क्या होंगे, 1 इंटू 33 कोमा 15 इंटू 33। एक नंबर का पेयर तो ये हो जाएगा, एक नंबर ये दूसरा नंबर ये, मल्टीप्लाई कर सकते हो आप इनको, मैं नहीं कर रहा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 3 इंटू 33, 13 इंटू 33। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, 5 इंटू 33, 11 इंटू 33। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 7 इंटू 33, 9 इंटू 33। तो ये 4 पेयर्स बनेंगे हमारे पास। हमें पूछा गया था कितने पेयर्स होंगे, तो नंबर ऑफ पेयर्स क्या होंगे, 4। वैसे हम चाहते तो यहां से भी कह सकते थे कि नंबर ऑफ पेयर्स 4 होंगे, लेकिन जब हम नंबर्स भी साथ में बता दें कि ये नंबर्स होंगे और जो टोटल पॉसिबल पेयर्स होंगे वो 4 होंगे, तो वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजीली आप इनको कर सकते हो, कर चुके हैं हम, जो हमारे जो लेक्चर्स थे उनमें आपने देखा है, इन क्वेश्चंस को हमने किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड इज सिंप्लीफाई square root of 625 upon 11 into square root into 14 upon square root of 25 into 11 upon square root of 196। तो इनके स्क्वायर रूट आपने सॉल्व करके सिंप्लीफाई करना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे 625 है, आपको पता क्या होता है, 625 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 14 एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 है, 25 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 5 इंटू 11 एज इट इज अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 96 को क्या लिख सकते हो, वैसे तो 14 इंटू 14 भी लिख सकते हो, अदरवाइज चाहो तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 प्राइम फैक्टराइजेशन से आप सॉल्व करके आप लिख सकते हो। स्क्वायर रूट में हमें पता है कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 के जो पेयर्स होते हैं उनको कलेक्ट करके हम आउटसाइड लिखते हैं, और ये जो पार्ट बनता है, जैसे 2 का पेयर यहां से मेरे पास 5 आ जाएगा स्क्वायर रूट के आउटसाइड, इसी वे में नेक्स्ट जो है ये 2 का पेयर फॉर्म होता है, यहां से 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 11 इंटू 14 अपॉन 5 और 5 का सिंगल पेयर बन जाएगा, तो यहां से स्क्वायर रूट में आउटसाइड 5 आ जाएगा। नेक्स्ट 11 एज इट इज, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 का पेयर से 2 आउटसाइड आ जाएगा, और 7 7 के पेयर से 7 आउटसाइड आ जाएगा। 11 से 11 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 2 इंटू 7 14, 14 से 14 कैंसिल, यानी 5 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा
वो आंसर क्या हो जाएगा 5। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजीली 30 मिनट में पेपर सॉल्व करके बाहर आ सकते हो 50 आउट ऑफ 50। कोई खास बात नहीं है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 रेज टू द पावर -25 माइनस 8 रेज टू द पावर -26। देखने में लगता है पता नहीं क्या है, लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। हमने पता है कि जो इंडाइसिस एंड सर्ट्स का जो चैप्टर हमने किया था उसमें हमने कहा था कि अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको बताया था कि अगर a रेज टू द पावर -m है तो उसको मैं 1 अपॉन a रेज टू द पावर m लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से आप देखें इसको आप क्या लिखेंगे, यानी ये जो 8 रेज टू द पावर -25 माइनस 8 रेज टू द पावर -26 है, इसको क्या लिख सकते हो, -25 है 8 की पावर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 1 अपॉन 8 रेज टू द पावर 25। माइनस का साइन है, 8 रेज टू द पावर -26 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन 8 रेज टू द पावर 26। और हमें पता है 25 और 26 में से 25 छोटा है, तो जो भी नंबर छोटा होता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से अगर मैं 1 अपॉन 8 रेज टू द पावर 25 कॉमन लेता हूं, तो ध्यान रहे ये जो 8 रेज टू द पावर 25 है, इसका मतलब क्या होता है 8 रेज टू द पावर 25 इंटू 8 कहो या 8 रेज टू द पावर 1 कहो, क्योंकि हमने जो लॉज ऑफ इंडाइसिस पढ़े थे उसमें हमने कहा था a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n अगर है तो वो a रेज टू द पावर m प्लस n होता है, a रेज टू द पावर m प्लस n होता है। तो यानी 8 रेज टू द पावर 26 को आप क्या रीड कर सकते हो, 8 रेज टू द पावर 25 इंटू 8 रेज टू द पावर 1। तो इसका मतलब जब इसमें से ये तो पूरा का पूरा कॉमन आ गया, तो कॉमन आ गया तो यहां से तो 1 रह जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस साइन, ये 1 अपॉन 8 रेज टू द पावर 26 था, इसमें से 8 रेज टू द पावर 25 हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लिया तो यहां से मेरे पास क्या रह जाएगा 8, तो ये पार्ट हो जाएगा। और इसका मतलब 1 अपॉन 8 रेज टू द पावर 25 और यहां आप 1 अपॉन 1 समझ सकते हो, 8 एलसीएम लेंगे और 8 एलसीएम लेंगे तो 1 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 इंटू 1 8, 8 माइनस 1 यानी 7 अपॉन ये 8 रेज टू द पावर 25 इंटू 8, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी 8 रेज टू द पावर 25 प्लस 1 यानी 7 अपॉन 8 रेज टू द पावर 26, तो ये आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे हमने क्या किया, यहाँ 1 अपॉन 8 रेज टू द पावर 25 कॉमन लिया, अगर हम चाहते तो इसको डायरेक्ट दूसरे वे में भी सॉल्व कर सकते थे। भाई अगर ये समझ लो मैंने यहाँ इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड में भी, यानी 1 अपॉन 8 रेज टू द पावर 26 कॉमन ले लिया, 1 अपॉन 8 रेज टू द पावर 26, यानी इसका मतलब मैंने यहाँ इसमें इसको भी 8 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 8 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 8 रेज टू द पावर 26 हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास क्या रह जाएगा 8, यानी यहां से मैं 8 कह सकता हूं, माइनस साइन ये 1 अपॉन 8 रेज टू द पावर 26 है ही, तो यहां से आप इस वे में भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे सॉल्व करना चाहे वैसे सॉल्व करो, नंबर पूरे मिलेंगे, बस हमें सॉल्व करना आना चाहिए। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट करें और कमेंट में जरूर मेंशन करना है कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, आपको पेपर कितना इजी लगा। और चैनल को वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड यूनिट थर्ड क्वेश्चन, वो जो दो क्वेश्चन थे उनमें से एक करना था, आइदर फर्स्ट और सेकंड, बिल्कुल दोनों ही इजी थे, दोनों कर सकते हैं, लेकिन आपको तो एग्जाम में दोनों में से एक करना था। नेक्स्ट है यूनिट सेकंड में आपके पास थर्ड ए जो है हमारा क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट, एवरेज वाला क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 60। और हमें पता है कि अगर हमारे पास कुछ नंबर्स की एवरेज गिवन हो तो हम उन नंबर्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बताया गया था सम ऑफ नंबर्स जो है वो किसके इक्वल होगा, एवरेज इंटू नंबर्स, कितने नंबर्स हैं, एवरेज को उस नंबर से, नंबर ऑफ आइटम्स, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ आइटम्स कह लो, सम ऑफ नंबर्स ऑफ आइटम्स अगर हम कहना चाहें तो क्या हो जाएगा, इंटू नंबर, नंबर ऑफ आइटम्स, कितने आइटम्स हैं, नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई करो तो सम आ जाएगा। जैसे अब हमारे पास गिवन है द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 60, 11 रिजल्ट है, मान लो मैंने x1 x2 x11 11 रिजल्ट कह दिए, तो इनकी एवरेज 60 है, तो इसका मतलब इनका सम कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन x11, इनका अगर सम फाइंड आउट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 60 इंटू 11,
11 रिजल्ट थे तो 60 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 660। 11 रिजल्ट्स का जो सम है वो क्या आ जाएगा, 660। नेक्स्ट है, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट, फर्स्ट 6 रिजल्ट की एवरेज 58 है, तो इसका मतलब फर्स्ट 6 रिजल्ट क्या होंगे, x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन x6। फर्स्ट 6 रिजल्ट इनकी एवरेज 58 है, तो इसका मतलब 58 को 6 की थी तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 6 8 जा 48, 4 कैरी, 6 5 जा 30, 30 प्लस 4 34, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, एंड द लास्ट 6, लास्ट जो 6 रिजल्ट होंगे 11 में से लास्ट से जो 6 रिजल्ट होंगे उनकी एवरेज कितनी है, 63। यानी लास्ट से 6 रिजल्ट कौन से बनेंगे, x6 प्लस x7 प्लस सो ऑन x11, और वो क्या दिया हुआ है, उनकी एवरेज जो है, उनकी एवरेज क्या दी हुई है हमारे पास, 63। ये भी तो 6 नंबर है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 63 इंटू 6, 6 3 जा 18, 36 प्लस 1 37, ये आपकी थर्ड इक्वेशन। अब आपसे क्या कहा गया है, फाइंड द सिक्स्थ रिजल्ट, फाइंड द सिक्स्थ रिजल्ट, सिक्स्थ रिजल्ट क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो सिक्स्थ रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए देखें, अगर आप सेकंड और थर्ड को ऐड कर दें, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ऐड करें और उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दें, सेकंड और थर्ड को ऐड करें और उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दें, तो आप देखो क्या आएगा। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड करते हो, इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड करते हो तो क्या लग रहा है कि ये जो x6 है ये 2 टाइम्स है, ये जो x6 है ये 2 टाइम्स है, बाकी तो सारे ये सारे हैं। इसका मतलब एक इस x6 को मैं छोड़ दूं तो ये जो x1 से लेकर x11 हो जाएगा, और फर्स्ट इक्वेशन में भी मेरे पास क्या है, x1 से लेकर x11। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा और इस फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर दूंगा तो क्या रह जाएगा, x6 रह जाएगा। सीधा जो रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है x6, मतलब आपके पास x6 की वैल्यू आ जाएगी इजीली। यानी क्या कहा हमने, सेकंड, यानी 348 में 378 ऐड करो और क्या माइनस कर दो, 660 माइनस कर दो, क्या होगा 8 8 16, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 12, 6 प्लस 1 7 माइनस 6 60, तो क्या बच जाएगा 40 प्लस 26 66। तो जो सिक्स्थ एंट्री होगी, सिक्स्थ जो रिजल्ट होगा उसमें वो रिजल्ट क्या होगा 66, और 66 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। इस वे में भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, या आप क्या कह सकते थे कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करते, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड, इसमें से इसको माइनस करते तो पहली जो 6 वैल्यूज हैं, 6 टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगी, कहां से बचेगी इसमें, x7 से, यानी x7 माइनस प्लस x8 प्लस सो ऑन x11, और वो क्या आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, 660 माइनस 348, यानी क्या आ जाएगा x7 प्लस x8 प्लस सो ऑन x11 इज इक्वल टू 348 माइनस करोगे तो 60 में से 48 माइनस करोगे तो 12, 312 आ जाएगा। ये मान लो मेरी फोर्थ इक्वेशन है। अब ये मेरी जो थी वो x6 से स्टार्ट था, ये मेरा जो पार्ट था ये x6 था, ये x6 से x11 का सम था 378, ये x7 से है, यानी अगर मैं इस थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को माइनस कर दूं तो ये जो x7 x8 x9 x11 तक है इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बच जाएगा x6, तो ये x6 इजिकल टू क्या आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 378 में से 312 माइनस करेंगे और ये भी कितना आ जाएगा 66। तो ये तो इक्वेशंस गिवन है, इन इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है, जिस वे में मन में आए उस तरीके से सॉल्व करो। और भी मेथड्स हो सकते हैं, मैथ्स है, किसी भी मेथड से सॉल्व करो, मेथड ठीक होना चाहिए, नंबर पूरे मिलेंगे। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया, ए मैन गेन्स, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है, इसमें कई बार सिली मिस्टेक कर देते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा। क्या कहा गया, ए मैन गेन्स 20% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फॉर ए सर्टेन प्राइस, कोई भी सर्टेन प्राइस है, मान लो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जो है सीपी वो है रुपीज एक्स रुपीज है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या गिवन है 20%, और इसमें इसको सेल कर रहा है 20% से
इफ इट सेल्स इट एट डबल प्राइस, अगर ये इसको डबल प्राइस पे, अब मान लो इसने, मान लो सपोज करो 150 का बेचा है, तो ये इसको अगर 300 में बेचता, 150 की जगह 300 में बेच देता, तो देन व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी, कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होता? कई बार आदमी सोचता है डबल कर दिया तो डबल प्रॉफिट होगा, नहीं। तो इसमें देखें, आप सॉल्व करके देखेंगे, सीपी एक्स रुपीज है, प्रॉफिट 20% है, तो जो एसपी होगा सेलिंग प्राइस, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? सीपी, सॉरी क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 20%, तो यानी 100 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू सीपी, 120 अपॉन 100 इंटू एक्स दिया हुआ, सीपी हमने एक्सपोज किया, तो एसपी जो है वो कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1.2x। अब हम कह रहे हैं कि इसको डबल प्राइस पे बेच देता है, तो यानी जो न्यू एसपी होगा, न्यू न्यू सेलिंग प्राइस, वो कितना होगा? डबल इसका, यानी 2, डबल किसका? डबल जो पहले वाला सेलिंग प्राइस था, यानी 1.2x। तो 2 को 1.2x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 2.4x। अब ये सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना था? x था। कॉस्ट प्राइस कितना था? x था। तो इसका मतलब अब मेरे पास प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी होता है। न्यू एसपी कितना है? 2.4x। सीपी कितना है? x कितना हो जाएगा? 1.4x। 1.4x। अब ये मेरा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? 1.4x है, ये 1.4x है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है? प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 1.4x अपॉन सीपी कितना है? x इंटू 100। x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 1.4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140%। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज होगी वो कितनी होगी? 140%। तो ये इस वे में भी सॉल्व कर सकते हैं, या अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट वे में लिख देता हूं कि दूसरे वे में, ये हमने इसमें सीपी जो था वो 100, सॉरी एक्सपोज किया था। अगर मान लो मैं कह देता लेट सीपी जो है वो 100 रुपीज है, सीपी 100 रुपीज है, तो एसपी कितना हो जाएगा? भाई वही प्रॉफिट परसेंटेज 20 है, तो 20 है तो कितना हो जाएगा? 100 का 20% 20 होता है, तो एसपी कितना हो जाएगा? 100 प्लस 20 यानी 120 हो जाएगा। न्यू एसपी, न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? डबल, यानी 2 इंटू 120 यानी 240, 240 हो जाएगा। प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट प्रॉफिट कितना होगा? एसपी माइनस सीपी कहोगे तो 240 माइनस 100 यानी 140। और प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो क्या होगा? प्रॉफिट 140 अपॉन 100 सीपी, नीचे सीपी लिख रहे हैं, इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी 140%। तो 100 एक्सपोज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्सपोज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, एज योर विश, जैसे आप सॉल्व करना चाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो रेशियोज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। इफ x रेशियो y इज इक्वल टू 2:1, यानी इसका मतलब x अपॉन y इज इक्वल टू 2/1 है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2y हो जाएगा, x की वैल्यू 2y हो जाएगी। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू। तो x की वैल्यू 2y है, तो एक्स स्क्र की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2y होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स के प्लेस पे 2y पुट करेंगे, 2y होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2y होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2y का होल स्क्वायर यानी 2y इंटू 2y यानी 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर अपॉन 5y स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3/5। इसका मतलब जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो रेशियो फाइंड आउट करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, तो वो क्या हो जाएगा? 3:5। तो आंसर आ जाएगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, और ये तो आपको चॉइस से करने हैं।
ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, सेकंड यूनिट में थर्ड और फोर्थ दो क्वेश्चन थे, या तो थर्ड ए और थर्ड बी करते, या जो फोर्थ ए किया है और उसके साथ हम जो ये फोर्थ बी वाला पार्ट है, बिल्कुल इजी है, इसलिए मैंने यहाँ इसका सॉल्यूशन साथ में ही लिख दिया, बिल्कुल इजी है। क्या कहा गया, इफ एक्स एंड वाई इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस, एक्स और वाई किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और उनको प्रॉफिट होता है, दे अर्न सम प्रॉफिट विच वी डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3, जो उनको प्रॉफिट होता है वो 2:3 में प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है। और इसका मतलब क्या है कि जब हमने रेशियो एंड प्रॉफिट्स का जो पार्टनरशिप से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे, इनमें हमने पढ़ा था कि अगर जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं उनका रेशियो और जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो सेम होता है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो गिवन है तो उसी रेशियो में उनका प्रॉफिट डिवाइड होगा, और अगर प्रॉफिट का रेशियो गिवन है तो उसी रेशियो में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी। तो इसका मतलब जो ये इनका रेशियो है प्रॉफिट का, उसी रेशियो में उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट की होगी। तो यहाँ क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहा है कि एक्स ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 40,000। एक्स ने अगर 40,000 इन्वेस्ट किए हैं तो वाई ने कितना इन्वेस्ट किया, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एक्स और वाई का ये जो 40,000 है, 40,000 है, और मान लो उसने वाई इन्वेस्ट किया होता, तो ये जो रेशियो है वो रेशियो किसके इक्वल है, 2:3, यानी 40,000 डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू 2/3, या y इज इक्वल टू 40,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल होगा तो 20,000, यानी 60,000। y ने कितना इन्वेस्ट किया, 60,000। इस वे में भी कर सकते हो, या जैसे यहां कहा, मीनिंग दोनों का सेम है, रेशियो ऑफ प्रॉफिट 2:3 है, तो जो रेशियो ऑफ प्रॉफिट है वही उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। एक्स ने कितना इन्वेस्ट किया है, 40,000, तो 40,000 जो वो है वो क्या है, 2:3 है, तो जो सम ऑफ रेशियो होता है, सम ऑफ रेशियो वो कितना हो जाता है, 2 + 3 यानी 5। तो ये जो 40,000 है वो क्या है, 2, ए का एक्स का कितना था, 2 था, टोटल कितना था, 5, 2/5 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी, 40,000 इंटू 5, 40,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, और इसको सॉल्व करोगे तो 1 लाख आ जाएगी। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 1 लाख रुपीज। एक्स की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 40,000, तो वाई की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 1 लाख माइनस 40,000 यानी 60,000। एज यूर विश, जैसे सॉल्व करना चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में भी 2 क्वेश्चन हैं, अटेम्प्ट 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन। तो क्या कहा है, 5 men and 2 boys वर्किंग टुगेदर कैन डू 4 times as much work as a man and a boy। मतलब 5 आदमी और 2 लड़के जितना काम करते हैं वो किसके इक्वल है, 4 टाइम्स, किसके, एक आदमी और एक लड़के के काम के बराबर है। तो देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए मैन एंड ए बॉय, उनकी जो मैन और बॉय की वर्किंग कैपेसिटी है उसका रेशियो क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर हमारे समझ में आ जाता तो कुछ नहीं है, मान लेते हैं कि वर्क डन बाय ए मैन ऑफ 1 डे, जो आदमी है, एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, एक्स, जो भी वैल्यू होगी, नंबर हमने एक्स मान लिया, और एक जो लड़का है, लड़का जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, वाई, एक दिन में कितना काम करता है, वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 आदमी है, एक आदमी कितना काम करता है एक दिन में, एक्स, तो 5 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 इंटू एक्स, 5x। दो लड़के कितना काम करेंगे, एक लड़का वाई काम करता है एक दिन में, तो दो लड़के कितना काम करेंगे, 2y, 5x + 2y। ये किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, 4 टाइम्स, किसका 4 टाइम्स, एज मच एज वर्क ऑफ ए मैन एंड ए बॉय, एक आदमी और एक लड़के के काम के बराबर, यानी x + y, यानी क्या हो जाता है, 4x + 4y। इस साइड लेके आए, 5x - 4x इज इक्वल टू क्या होगा, 4y - 2y, यानी x इज इक्वल टू 2y। y को यहां डिवाइड में कर दें, x/y इज इक्वल टू 2 करो या 2/1। तो रेशियो जो है, रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। ये x मतलब आदमी का काम, आदमी 2 टाइम्स काम करता है एज कंपैरिजन टू बॉय, मतलब आदमी की जो कैपेसिटी है काम करने की वो लड़के के कंपैरेटिव डबल है। So the ratio of working capacity of a man and a boy is 2:1। बॉय के प्लेस पे वुमेन भी हो सकता है। आंसर फाइंड आउट करना है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है।
वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास स्पीड ऑफ ए ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मीनिंग पता होना चाहिए। ए ट्रेन 360 मीटर लॉन्ग, ये एक ट्रेन है 360 मीटर लॉन्ग है, रनिंग एट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है 45 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम विल इट पास ए ब्रिज 140 मीटर लॉन्ग। ये एक ब्रिज है, इस ब्रिज के ऊपर से इसको क्रॉस करना है। मतलब ये समझ लो, ये मैंने थोड़ा सा दूर सा दिखा दिया, दूर नहीं है ये, जनरली ये समझ के चलो ये टच करता हुआ है यहाँ, ये एक ब्रिज है। इस ब्रिज को इसने क्रॉस करना है और ब्रिज जो है वो 140 मीटर है। ये मत कहना कि जी ब्रिज बड़ा बना दिया, ट्रेन छोटी बना दी। ट्रेन और बड़ी बना लो, मान लो ये ट्रेन है 360 मीटर, ये ट्रेन है और ये ब्रिज है। तो ये ट्रेन को इस ब्रिज को क्रॉस करना है, तो आपको पहले भी बताया गया था कि जो डिस्टेंस बनेगी, देखो ये डिस्टेंस भी कवर करेगी और इस ब्रिज की डिस्टेंस भी कवर करेगी। जो टोटल डिस्टेंस होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 360 प्लस 140 यानी 500 मीटर। टाइम फाइंड आउट करना है इन व्हाट टाइम, और टाइम के लिए आपको फॉर्मूला पता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड दे दी, डिस्टेंस दे दी, टाइम फाइंड आउट करना है, कर लो। लेकिन कुछ तो डालेगा क्वेश्चन में, यहां मीटर में है और यहां किलोमीटर पर आवर है, और किलोमीटर पर आवर का आपको पता है कि जो 1 किलोमीटर पर आवर होता है उसको आप 5/18 मीटर पर सेकेंड कहते हो। तो इसको आपने क्या करना है 45 इंटू 5/18, इससे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 यानी 25/2 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में नोट। अब टाइम, टाइम के लिए फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है 500 अपॉन स्पीड, स्पीड क्या है 25/2 यानी 500 अपॉन 25/2 का मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2। 25 से इसको कैंसिल करोगे 20, 20 इंटू 2 यानी 40 और क्या आ जाएगा सेकेंड। तो 40 सेकेंड में ये जो ट्रेन है इस ब्रिज को क्रॉस कर देगी। तो यही हमने फाइंड आउट करना था। बताओ क्या है इसमें, स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ट्रेन वाला जो क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, किया हुआ है हमने ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है 6th ए क्वेश्चन, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बस इसमें एक पॉइंट है जिसमें बच्चे गलती कर सकते हैं, लेकिन 2-3 लाइंस में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ जनवरी 1 2004 वाज ए थर्सडे, 1 जनवरी 2004 को थर्सडे था, तो 1 जनवरी 2005 को क्या होगा। 1 साल का गैप है और हमें पता है कि 1 ईयर में जो नंबर ऑफ ऑड डे होते हैं वो 1 ऑड डे होता है। 1 ईयर में 1 ऑड डे होता है, तो हम सोचेंगे थर्सडे था तो अगली बार फ्राइडे हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान देने का है कि हमें जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 2004 दिया हुआ है, और हमें पता है कि 2004 जो है वो लीप ईयर होता है। ये ध्यान रखना है बस। जनरली 1 ईयर में 1 ऑड डे, 100 ईयर्स में 5 ऑड डे हम कहते थे, लेकिन साथ में ध्यान रखना है 2004 जनवरी दे दिया हमें, यहाँ जनवरी यहां दिया हुआ है। अगर यहां जनवरी की प्लेस पे मेरे पास मार्च होता तो 1 एक्स्ट्रा ऐड हो जाता, क्योंकि फरवरी जो 28 वाला जो पार्ट था वो पहले चला जाता। लेकिन अब जनवरी के बाद फरवरी आता है, तो इसमें ध्यान रखना है कि 2004 लीप ईयर है, तो जो नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे वो 2 होंगे ना कि 1। तो नंबर ऑफ ऑड डे 2 होंगे। तो अगर अब 1 जनवरी 2004 को थर्सडे था, तो 2005 में जनवरी में क्या होगा 2 ऐड हो जाएंगे, थर्सडे और फ्राइडे सैटरडे, 2 ऐड कर दो सैटरडे, आंसर आ गया। सो 1 जनवरी 2004 अगर थर्सडे था, तो जनवरी 1 2005 क्या होगा सैटरडे होगा। आंसर आ गया 2 लाइन में 3 लाइन में, 6 नंबर्स इजीली ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th बी जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो है क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है, और क्लॉक वाला जो टॉपिक है एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 एंड 5 ओ क्लॉक विल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक बी एट राइट एंगल। मतलब 4 बजे और 5 बजे के बीच में जो घड़ी है उसका जो आर एंड और मिनट हैंड है, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल कब होगा।
किस टाइम होगा वो फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ में बता देता हूँ, डिटेल में अगर देखना हो तो बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है वो हमने क्लॉक का जो टॉपिक था उसमें हमारा किया हुआ है एज इट इज क्वेश्चन, बिल्कुल डिटेल में आप देखना चाहें तो वहां देख सकते हो। बाकी थोड़ा सा मैं इसमें आपको ब्रीफ में बता देता हूँ ताकि आप इसको इजीली कर पाए, कुछ खास नहीं है। आपको पता है एट 4 o'clock, 4 o'clock में क्या होता है, आर आर एंड जो होता है वो 4 पे होता है और मिनट हैंड 12 पे होता है। तो इनके बीच में जो गैप होता है, स्पेस होता है, वो स्पेस क्या होता है, 20 मिनट का। इनके बीच में जो स्पेस होता है वो स्पेस क्या होता है, 20 मिनट का स्पेस होता है। तो इसमें लेकिन अगर मान लो मैं इस 20 मिनट से जब मैं 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो उस 90 डिग्री के एंगल के लिए जब ये 12 से ये जब 1 पे आएगी, अगर ये 1 पे आएगी, मिनट हैंड 1 पे आएगी, तो आप देख रहे हो कि इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको कितना मूव करना पड़ेगा, 5 मिनट। कितना मूव करना पड़ेगा, 5 मिनट। यानी जैसे ये 5 मिनट मूव होगा, ये हमारे पास इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और ज्यादा डिटेल में वहां बताया हुआ है। तो यानी इसका मतलब मेरे पास यहाँ जो स्पेसिंग बनती है वो स्पेसिंग क्या बनती है, 5 मिनट्स की स्पेसिंग बनती है। और 5 मिनट्स की स्पेसिंग लिखा हुआ है, ये 5 मिनट्स की स्पेसिंग होगी। और इसमें 2 केसेस बनते हैं। पहले फर्स्ट केस में ये 1 पे आ गई, दूसरे केस में जब ये 7 पे आएगी तो 4 और 7 पे भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो यानी मिनट स्पेस जो होता है वो 5 मिनट का होता है ऑन आर एंड। तो इसका मतलब इसमें हमने रिलेटिव गेन पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि 60 मिनट में जो मिनट हैंड और आर हैंड का जो डिफरेंस आता है, क्योंकि 60 मिनट में मिनट हैंड कितना जाती है और आर हैंड कितना जाती है, उनके बीच में हमने जो गैप था वो हमने क्या कहा था कि 5 मिनट स्पेसिंग की बात करें तो जो रिलेटिव गेन है वो 55 मिनट का होता है। 1 आवर में मिनट हैंड पूरा राउंड लगा देती है, तो वो जो है 1 आवर में आर एंड 1 पे जाती है, तो वो 60 से 5, 60 और 5 यानी 55 मिनट का गेन होता है। तो रिलेटिव गेन कितना होता है, 55 मिनट, और एक्चुअल गेन कितना होता है, 60 मिनट। तो जो रिलेटिव गेन आएगा 5 मिनट में, दोनों के बीच में 5 मिनट में कितना गेन आएगा भाई, 55 मिनट में 60 मिनट का गेन आता है। 55 मिनट का गेन कितने में आता है, 60 मिनट में। तो 5 मिनट का कितने में आएगा, 60/55 इंटू 5, 5 से कैंसिल करेंगे 11, यानी 5 एंड 5 बाई 11 मिनट। तो 5 एंड 5 बाई 11 मिनट यानी 4 पास्ट 5 एंड 5 बाई 11 मिनट वाला जो पार्ट बनता है, इस टाइम दोनों आर एंड और मिनट हैंड के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। इसी वे में दूसरा जो केस है, सेकंड केस में हम क्या कहते हैं कि जो मिनट हैंड थी जो यहां से चली थी मूव करते करते, जब ये 7 पे आ जाएगी, तो 7 पे आ जाएगी तो भी इनके बीच में क्या होगा, एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि 4 और 7। लेकिन ध्यान रहे ये क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम 4 और 7 कह रहे हैं, क्योंकि जब ये 35 पे आती है तो ये आर एंड भी थोड़ा सा आगे जाएगी, मिनट हैंड भी थोड़ा सा जब आगे जाएगी, तो आप आंसर में देखो 38 मिनट पे, जब ये 38 मिनट होगी तो ये आगे आएगी, उसमें डिटेल में बताया गया है। हम एक बार यहाँ बस वैसे ही देख रहे हैं कि ये 20 मिनट था, तो ये 15 मिनट और जो मिनट हैंड यहाँ आएगी, तो मिनट हैंड ने कितना ट्रेवल किया, मिनट हैंड ने कितना ट्रेवल किया, 20 + 15, यानी टोटल कितना ट्रेवल किया, 35 मिनट। तो जो स्पेसिंग आएगी मिनट की वो कितनी आएगी, 35 मिनट। तो वही उसी वे में रिलेटिव गेन 55 मिनट है, तो एक्चुअल गेन कितना है, 60 मिनट का है। तो 35 मिनट में कितना होगा, तो 60/55 इंटू 35, ये 7, ये 11, 420/11, या 38 एंड 2/11 मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 हैंड्स विल बी राइट एंगल, दोनों हैंड्स जो होंगे वो राइट एंगल पर कब होंगे, पहली बार तो कब होंगे, जब 5 एंड 5/11 मिनट होंगी। और दूसरी बार कब होगा, 4 तो बज ही जाएंगे, उसके बाद 38 मिनट, 38 एंड 2/11 तक जब क्लॉक होगी, तो वो जो टाइम होंगे इन दोनों टाइम्स पे जो एंगल होगा वो दोनों आर एंड और जो मिनट हैंड है उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। और डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप क्लॉक का जो हमारा वीडियो है उसको आप देख सकते हो। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा ताकि आप उसको डिटेल में देख पाए। नेक्स्ट है आपके पास यूनिट 4 में 3 क्वेश्चन हैं और तीनों कंपलसरी हैं, थे आपको करने थे, और लेकिन इजी क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। 4 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और इन 4 फ्रैक्शंस में से आपको ये बताना है कि इन चारों में से सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, फ्रैक्शंस का क्वेश्चन। और इसके लिए आपको बताया गया था कि जब सबसे छोटा सबसे बड़ा देखना है तो जो डिनोमिनेटर है उन डिनोमिनेटर को हम सेम वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस में जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा, और उनको
जो ये है हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है 3, 4, 5, 6, इन चारों को सेम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन चारों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम सबको फाइंड आउट करना आता है। इनका एलसीएम जब फाइंड आउट करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 60। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं चाहता हूं कि सब में जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो 60 में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे पहले वाला क्या था 2/3, तो 2/3 है, 3 है, ये 60 में कब होगा, जब हम इन दोनों को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। 2 इंटू 20 40, 3 इंटू 20 60, यानी ये जो 2/3 है इसकी वैल्यू क्या होगी 40/60। दूसरा फ्रैक्शन क्या है 3/4, 4 है, 450 कब होगा, जब मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 15 से मल्टीप्लाई जाएगा और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 50, 45, 3 इंटू 15 45/60। तीसरा फ्रैक्शन क्या है 4/5, 5 है, ये 60 कब होगा, जब मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 12 48/60। तीसरा फ्रैक्शन क्या आ गया 48/60। फोर्थ क्या है 5/6, 6 है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/6 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50/60। तो अब मेरे पास ये चार जो फ्रैक्शंस थे, ये जो चारों फ्रैक्शंस थे, इनकी वैल्यूज आ गई। अब चारों के डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है 60 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसका न्यूमरेटर में वैल्यू बड़ी होगी वो बड़ा, जिसके न्यूमरेटर में वैल्यू छोटी होगी वो छोटा। तो बिगेस्ट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, बिगेस्ट फ्रैक्शन। एक है 40, 45, 48, 50। इन चारों नंबर में से बड़ा कौन सा है 50 है, तो यानी 50/60 ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। लेकिन 50/60 का मतलब क्या है 5/6। तो ये जो चार फ्रैक्शंस दिए थे उनमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा 5/6। अब फाइंड आउट क्या करना है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। भाई 40, 45, 48 और 50 में से छोटी वैल्यू कौन सी है सबसे 40। तो 40/60, 40/60 का हो गया 2/3। तो ये बिगेस्ट फ्रैक्शन आ गया, ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्विस्ट दे दिया, साथ में इसने इन दोनों का डिफरेंस भी कह दिया। अब डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डिफरेंस बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस। अब डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो एक तो क्या सोचते हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा है, हम कह दें कि 5/6 में से 2/3 को माइनस करो। ऐसे भी कर सकते हो कि इसमें से इसको माइनस करो, एलसीएम लो, सोल्व करो। या मुझे जब पता था कि दोनों को मैं जब सेम डिनोमिनेटर जो है इनका सेम कन्वर्ट कर चुका हूं, तो बिगेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट क्या कर दूं 50/60 माइनस 40/60, क्योंकि अब 60 सेम है दोनों में। तो यहाँ 60 आ जाएगा, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 50 माइनस 40, और 50 माइनस 40 क्या होता है 10, 10/60, जीरो से जीरो कैंसिल होगा 1/6। ये वैल्यूज लिख के भी आप इसको एलसीएम से सॉल्व कर सकते हो, बताया हुआ है वीडियोस में। या आप डायरेक्ट ये डिनोमिनेटर में जो सेम वाली वैल्यू है वो लिख के माइनस कर लें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास इफ 2a/2b/2c 2a = 3b = 4c है, तो a b और c का रेशियो फाइंड आउट करो। कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में कह देते हैं 2:3:4, वो गलत हो जाता है। अब जैसे ये जो 2, 3, 4 है, इसको सॉल्व करने के दो मेथड बनते हैं। एक तो ये कि मैं इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लूं 2, 3 और 4 का, क्या होगा एलसीएम 12। तो ये जो 2a = 3b = 4c है, तो मैं इन सबको 12 से डिवाइड कर दूं। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a/6 हो जाएगा। 3 से 12 को कैंसिल करोगे b/4 हो जाएगा, और 4 से 12 को कैंसिल करोगे c/3 हो जाएगा। तो a, b और c का जो रेशियो क्या जाएगा 6:4:3, ये आंसर आ जाएगा। या अगर मैं चाहूं तो ये जो 2a = 3b = 4c गिवन है, तो मैं चाहता तो डायरेक्ट मैं इसको दूसरे मेथड से कहूं, तो मैं कह सकता था a/b/c जो है वो क्या आएगा कि जो ये वैल्यूज गिवन है 2, 3, 4, इनका रेसिप्रोकल हो जाता है 1/2:1/3:1/4। और अब हम इन सबको डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हटाना चाहें तो 12 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1/2, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से करना होगा लेकिन सबको 1/4 इंटू 12। 2 से 12 कैंसिल होगा 6 रेशियो 4:3, ये आंसर आ जाएगा। एज योर विश, जैसे करना चाहें। एक लास्ट पार्ट और रहता है, उसको भी कर लेते हैं। लास्ट पार्ट है वही ट्रेन स्पीड डिस्टेंस, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो। ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग, बस ध्यान रखना कहीं 100 मीटर है कहीं किलोमीटर, उसका जरूर ध्यान रखना है। ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग टेक 6 सेकेंड टू क्रॉस ए मैन वॉकिंग 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ट्रेन। रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन दे दिया, थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए।
चॉइस वाले क्वेश्चन में देना चाहिए था। वैसे रिलेटिव स्पीड का हमें पता होना चाहिए कि ये एक ट्रेन है और ये एक ट्रेन है और यहाँ ये एक मैन है। जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है वो जो है, मैन इज वॉकिंग 5 किलोमीटर स्पीड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ट्रेन। तो जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उसके अपोजिट में ये जा रहा है। अपोजिट का मतलब ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसकी जो स्पीड है, अगर वो मैं x किलोमीटर पर आवर कहता हूं और ये मेरे पास 5 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, तो हमने रिलेटिव स्पीड में पढ़ा था कि अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो जो स्पीड है दोनों की वो ऐड हो जाती है। सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड माइनस हो जाती है। तो ये x है और ये 5 है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन, यानी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो अपोजिट डायरेक्शन, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इसका मतलब अगर मान लो मैं कह देता हूं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, तो मैन जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर की डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ध्यान रहे, ट्रेन जो है उसकी जो लेंथ है वो 100 मीटर गिवन है। तो 100 मीटर गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमें फॉर्मूला पता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। टाइम कितना दिया हुआ है, 6 सेकंड। टाइम है 6 सेकंड। डिस्टेंस कितनी है, 100। और रिलेटिव स्पीड कितनी है, x प्लस 5 इंटू 5/18। 18 डिवाइड में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो 18 इंटू 100, 1800 हो जाएगा, अपॉन 5 इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा। और यहां से आप देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, यहां से आप देखो 6 इजिकल 2 है, इसका मतलब x प्लस 5 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1800 अपॉन, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में हो जाएगा 6 इंटू 5। 6 से कैंसिल होगा 300, और फिर आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 5 से इसको कैंसिल करोगे 60, यानी x प्लस 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55। और x क्या थी, स्पीड ऑफ ट्रेन, और वही हमने फाइंड आउट करनी थी। तो जो ट्रेन की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, 55 किलोमीटर पर आवर। और यही काम था हमारा, कंप्लीट पेपर। और ये तो मैंने आपको समझाया है इसलिए टाइम लग गया, जब आप करते तो 30 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता, उससे पहले ही 50 आउट ऑफ 50। बिल्कुल इजी पेपर है, इजीली आप इसको कर सकते थे। सो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको जो सोल्यूशन है वो कैसा लगा, और मेंशन करें कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। आपको जब पेपर आपने देखा तो आपको पेपर कैसा लगा, कैसे आपने उसको सॉल्व किया, उसके बारे में बताएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल से हम जो हमारी जो सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप लोगों ने काफ़ी देखे हैं वीडियोज़ वगैरह, तो नेक्स्ट सेमेस्टर का जो हम स्टार्ट करेंगे, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको मोटिवेट करें, ताकि फर्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने नहीं देखा तो सेकंड सेमेस्टर में उनका बेनिफिट ले पाएँ। और वीडियो कैसा लगा ये आपने बताना है, लाइक करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।